आ जाते हैं जी और पढ़ना स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड क्लास 11th का पहला चैप्टर आज यहां पर स्टार्ट होने वाला है। क्लास 12 का पहला चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और मैंने आपको क्वेश्चन से भेज दिए थे, उसे कर लिए कि नहीं करे आप लोगों ने क्वेश्चन? अरे सबको मिलेगा ना यार, क्वेश्चन नहीं मिले क्या? देखो जिनको नहीं मिले इसके नीचे लिंक दे रखा है, वहां जाके अपने आप को रजिस्टर करो, आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का मेल आ जाएगा और आज के जो क्वेश्चन हैं इसके द लिविंग वर्ल्ड के वो क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड हम करवा देंगे यहां से। सही है, तो शुरू करते हैं पढ़ना किसको, लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर काफी आसान है, मतलब घबराओ मत। क्लास 11th मतलब बच्चे तो ऐसे डर जाते हैं, सर 11th में तो पढ़ा नहीं था, 12th हमने कुछ पढ़ रखी है। नहीं, डरने वाली बात नहीं, क्लास 11th काफी आसान है। दिखाऊं मैं आपको। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्लास 11th में ना जब भी कोई चैप्टर पढ़ना है तो उसमें देख लेना है कि क्या क्या चीजें दे रखी हैं उसके अंदर। अगर वो चीज पहचान गए ना तो काम मतलब पूरा हो गया। सही है, तो देखते हैं इसमें लिविंग वर्ल्ड में हम क्या क्या देखने वाले हैं। लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले हम देखेंगे कि किस चीज को मैं लिविंग कह देता हूं, मतलब ये लिविंग वर्ल्ड को बनाने वाली चीज है कौन सी, एक्चुअली कौन सी चीज लिविंग है मेरे पास और कौन सी चीज नॉन लिविंग है। तो लिविंग बोलने का क्राइटेरिया डेफिनेशन क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, सबसे पहले तो वो देखेंगे। जब वो देख लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि यार ये चीज लिविंग है और ये चीज लिविंग नहीं है। तो फिर हम चलेंगे कहां पर कि सर कौन सी चीज लिविंग है। फिर हम जब देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि यार लिविंग सब्सटेंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, हमने क्लासिफाई करना है। क्या करना है, क्लासिफाई। तो क्लासिफाई करने के लिए हम पढ़ेंगे क्या, टैक्सोनॉमी। क्या पढ़ेंगे हम, टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। पक्का टैक्सोनॉमी के साथ ही, मतलब टैक्सोनॉमी खुद किसका पार्ट है, ये पार्ट है सिस्टमैटिक्स का। ये पढ़ना सर क्यों जरूरी है, ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने पढ़नी है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। आपने पढ़ा है ना किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इनके बारे में, तो सब चीजें यहां पर आएंगी। पक्का जी, आगे बढ़े। इसके बाद हम देखेंगे क्या, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सही है, पक्का। अच्छा वैसे क्या करूंगा मैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ना आपको टैक्सोनॉमी के अंदर ही पढ़ा दूंगा, वो सही नहीं रहेगा क्या, वो सही रहेगा। ठीक है, और लास्ट में जब हम देखेंगे तो हम पढ़ेंगे क्या, टैक्सोनॉमिकल एड्स। क्या पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमिकल एड्स। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? मतलब जो ध्यान देने वाला टॉपिक है ना इसके अंदर, वो क्या है, वो ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इनसे नहीं आते, इससे भी क्वेश्चन आएगा, पर इस चैप्टर की जो सोल है, जो आत्मा है, वो क्या है, वो ये टैक्सोनॉमी है। क्योंकि यहीं पर क्या करते हैं, यहीं पर ही हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। तो पढ़ना शुरू करें जी हम, हाँ या ना, शुरू करते हैं पढ़ना। क्या कि हम किस सब्सटेंस को लिविंग कह सकते हैं, व्हाट इज अ लिविंग सब्सटेंस, कौन सी चीज लिविंग होती है। तो आप सुने मेरी बात कि यार देखो, कोई भी वो चीज जो किससे बनी होगी, जो सेल से बनी होगी, किससे बनी होगी, सेल से बनी होगी या खुद सेल होगी, वो श्योरली 100% क्या होगी, लिविंग होगी। अगर मैं आपसे पूछ लूं सेल क्या है, तो आपने इसको जरा मेरे नजर से देखो कि सेल होता क्या है। अगर मैं सेल बनाता हूं कभी, तो मैं सेल को कुछ ऐसे बनाता हूं, हाँ या ना, तो दिस इज सेल। अगर मैं इसके ऊपर से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दूं यहां से, तो रह क्या जाएगा, तो रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्या, दिस साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको कहता हूं क्या मैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहता हूं मैं इसको, प्रोटोप्लाज्म। एक्चुअली यही लिविंग मैटर है। क्या है, यही लिविंग मैटर है। जिसके पास ये प्रोटोप्लाज्म होगा, जिसके पास ये लिविंग मैटर होगा, वही कहला जाएगा क्या, लिविंग। पक्का, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं, और वो बायोमोलिक्यूल्स क्या है, कॉम्बिनेशन है, वो काम करते हैं, उनकी इंटरेक्शन है, और जब वो इंटरेक्शन सेटअप होती है तभी कोई सब्सटेंस, कोई ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लिविंग कहलाया जाता है। जब वो इंटरेक्शंस, जब केमिकल रिएक्शंस वो रुक जाया करती हैं, तो हम बोल देते हैं दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डेड नाउ। हम क्या बोल देते हैं कि वो क्या हो गया, डेड हो चुका है। समझ पा रहे हो? अब कुछ लोग उसको आत्मा बोलते हैं, सोल बोलते हैं, ठीक है, हम वहां तक नहीं जाते, स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ साइंस पढ़ेंगे। सही है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर होती है क्या, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्या हुआ करती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुआ करती है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों होता है, मतलब कि ग्लूकोज बनाया भी जाएगा और ग्लूकोज तोड़ा भी जाएगा, मतलब एनाबॉलिज्म भी होगी और कैटाबॉलिज्म भी होगी, क्योंकि इसकी वजह से क्या मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी, एनर्जी। तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सब प्रोसेस करने के लिए, लोकोमोशन, इनको करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहां से आएगी, एनर्जी हमें मेटाबॉलिक रिएक्शन से मिला करेगी। पक्का। उसके बाद और क्या प्रॉपर्टी होती है, रिप्रोडक्शन।
कोई भी अगर लिविंग सब्सटेंस तो क्या करेगा, वो रिप्रोडक्शन करेगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा, वो अपनी रेस को कंटिन्यू रखने के लिए निरंतर क्या करता रहेगा, रिप्रोडक्शन करता रहेगा। एक जनरेशन आएगी, वो जनरेशन रिप्रोड्यूस करेगी तो अगली जनरेशन, फिर उसके बाद अगली जनरेशन, तो ऐसे काम बढ़ता चलेगा। ठीक है जी। और क्या खास बात है, और खास बात आप ये समझें कि ये क्या करता है, ये कॉन्शियस होता है, मतलब ये रिस्पॉन्स देता है अगेंस्ट द एक्सटर्नल स्टिमुलस। अगर आप बाहर से कुछ को स्टिमुलस दोगे तो क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा, भले से वो यूनिसेलुलर हो या भले से वो मल्टीसेलुलर हो। अगर मैं आपको ऐसे करके हाथ पे पिंच मारूं तो क्या होगा, आपको महसूस होगा ना, या आप रिस्पॉन्स दोगे ना, क्या करोगे, सर क्या कर रहे हो, ठीक है। तो क्या है वो रिस्पॉन्स है, आप कॉन्शियस हो, पहचान पाते हो कि कुछ हो रहा है बाहर के अंदर। उसके अलावा एक और चीज, ये एडेप्टेशन भी शो करते हैं, तभी तो इवोल्यूशन होता है, हाँ या ना, दे शो एडेप्टेशन। और लास्ट में जो बात बता रहा हूं मैं आपको, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्या, दैट इज डेथ। यस, दे डू डाई। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी डेथ होगी ही होगी। एक्सेप्शन है, हाँ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है हमारे पास कौन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं अमीबा का, ये बैक्टीरिया का। अभी देखो जैसे ये अमीबा है तो अमीबा डिवाइड करेगा किसमें, दो डॉटर अमीबा पे, हाँ या ना। तो इस हिसाब से तो फिर ये 2 डिवाइड करके 4 बना लेंगे, 4 डिवाइड करके 8 बना लेंगे, तो डिवाइड होते जा रहे हैं। तो यहां पर नेचुरल डेथ पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि इसकी जो आइडेंटिटी है ये तो टूट गया ना दोस्तों में, तो इसकी तो आइडेंटिटी खत्म हो गई, तो अब तो इसकी डेथ हो नहीं सकती, हाँ या ना। तो टेक्निकली देखा जाए तो इनकी नेचुरल डेथ पॉसिबल नहीं है, इसलिए कई बुक्स में इनको इमॉर्टली बोला गया है। सही है। पर हम जो डेथ की बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, जो फिजन से रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे। ठीक है, ह्यूमंस की बात करेंगे हम किसी भी मैमल की बात करेंगे, किसी बर्ड की बात करेंगे, किसी की बात करेंगे, तो क्या है वो हमारे पास, वो मोर्टल है, डेथ होगी ही होगी। तो सर कितने ऑर्गेनिज्म हैं हमारे पास, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर में, क्लास 12th में है ये, 11th वाले बच्चे देख रहे हैं वो घबराए ना, क्लास 12th में आएगा आपके पास ये। इसमें ना एक बायोलॉजिस्ट, इनका नाम था रॉबर्ट में, क्या नाम था, रॉबर्ट में ने एक एस्टिमेट लगाया, उन्होंने कहा यार अर्थ पे कम से कम मतलब अराउंड 7 मिलियन स्पीसीज हैं। कितनी, 7 मिलियन, 70 लाख के आसपास स्पीसीज अवेलेबल हैं। तो सर क्या हो गया, 7 मिलियन ही तो है, पढ़ लेते हैं, एक को उठाएंगे पढ़ लेंगे, दूसरे को उठाएंगे पढ़ लेंगे, तीसरे को उठाएंगे, अरे भैया बहुत टाइम लग जाएगा, और ये तो पहचान में भी नहीं आएगा कि ये जो स्पीसीज आ रही है इसको हम पहले पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं। तो सर क्या जरूरी है, यहाँ पे जरूरी है उनकी क्लासिफिकेशन। क्या जरूरी है, उनको क्लासिफाई करना बड़ा जरूरी है। सही है। तो क्लासिफाई करने के लिए यहां पर आता है कि इसका कंसेप्ट, यहां पे कंसेप्ट आता है टैक्सोनॉमी का। किसका कंसेप्ट आता है यहां पर हमारे पास, टैक्सोनॉमी का। सर क्या करते हैं हम टैक्सोनॉमी में, तो आप समझ लें, टैक्सोनॉमी में हम सबसे पहले किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं, आइडेंटिफाई। तो पहला स्टेप क्या होता है टैक्सोनॉमी में, आइडेंटिफिकेशन। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये एक अलग ऑर्गेनिज्म है, ये बाकियों से नहीं मिलता। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब उसको नाम देंगे। क्या देंगे उसको, नाम। तो यहां पर हम पढ़ेंगे क्या, नॉमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे उसका, पढ़ेंगे नहीं मतलब या तो नाम देंगे, अगर दे रखा है तो पढ़ेंगे उसको, नॉमेनक्लेचर। अब नाम दे दिया, अब नाम देने के बाद, नाम भी तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, तो फिर रिलेशंस के बेसिस पे कि वो दिखता कैसा है, मॉर्फोलॉजिकली कैसा दिखता है, हम क्या करेंगे उसको क्लासिफाई करेंगे। क्या करेंगे उसको क्लासिफाई। तो फिर कंसेप्ट आएगा किसका, क्लासिफिकेशन का। किसका कंसेप्ट आएगा, क्लासिफिकेशन का। तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, तो टैक्सोनॉमी में 3 काम करते हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नॉमेनक्लेचर, और तीसरा क्लासिफिकेशन। आसान है मुश्किल है, आसान है, ठीक है। चलो सर ये हो गया। अब एक चीज और भी तो पढ़नी थी हमने पढ़ना था क्या, सिस्टमैटिक्स। क्या पढ़ना था, सिस्टमैटिक्स। तो देखते हैं जरा सिस्टमैटिक्स में क्या है। देखें, पहले तो आप ये समझ लो कि जो सिस्टमैटिक है ना, इसकी सबसे पहले बात ही किसने करी थी, सबसे पहले इसकी बात ही करी थी कार्लोस लीनियस ने। किसने करी थी, कार्लोस लीनियस ने। सुना है जी आपने इनके बारे में, बड़े सही आदमी थे ये। इन्होंने मतलब ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी के कहलाए जाते हैं, फादर कहलाए जाते हैं ये। सिस्टमैटिक्स जब इन्होंने दिया तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना बुक निकाली जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरा। क्या नाम था, सिस्टेमा नेचुरा। और सबसे पहले वहां पर क्या करा गया था, वहां पे सिस्टमैटिक्स का नाम लिया गया था, और इसमें बताया गया था कि सिस्टमैटिक्स एक्चुअली 2 चीजों पे वर्क करती है, 2 चीजों के हिसाब से बनाई गई है। कौन कौन सी 2 चीजें हैं, पहला है कि हमारे पास टैक्सोनॉमी।
क्या है पहला हमारे पास? टैक्सोनॉमी। और दूसरा है मेरे पास, सुन लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। क्या? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। मतलब आपको किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है तो आपको इन दो कंसेप्ट्स पे, पहला किस पे? टैक्सोनॉमी पे, और दूसरा किस पे? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे काम करना ही पड़ेगा। कैसे? अब आप समझिए, आपको कोई ऑर्गेनिज्म मिला, क्या मिला आपको? कोई ऑर्गेनिज्म मिला, आपने उसको आइडेंटिफाई करा। भाई टैक्सोनॉमी में जाओगे ना तो तीनों स्टेप करोगे कि नहीं करोगे? भाई बिल्कुल करने पड़ेंगे। आपको एक ऑर्गेनिज्म मिला, सबसे पहले क्या करा आपने? उसको आइडेंटिफाई करा, हो गया। आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसको नाम दिया, दे दिया, फिर आपने उसको क्लासिफाई कर दिया। अब क्लासिफिकेशन के बाद आपको ना इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी क्या करना पड़ेगा? सेटअप करना पड़ेगा कि भाई उसका सबसे नियरेस्ट, नियर बाय जो उसका रिलेटिव है वो कौन है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ ये वाली बात, एग्जांपल से बड़ी समझ आएगी। मैं बात करता हूँ जैसे ह्यूमंस की, सही है? सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ये देखें, मैं बोलता हूँ कि वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, एक फीचर आया। दूसरा मैं बोलता हूँ हेयर ऑन स्किन, ठीक है। तीसरा बोलता हूँ मैं क्या? मेमोरी ग्लैंड। बस मैं तीन ही कैरेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक ऑर्गेनिज्म के ले लिए। अब मुझे पता लगाना है कि जो मेरे पास दो गिवन ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से ह्यूमन के ज्यादा क्लोज कौन है। तो मैं दो एग्जांपल ले लेता हूं, एक ले लेता हूं मैं मंकी का और एक ले लेता हूं मैं, से मैंने अपने मन से ले लिया फिश। क्या ले लिया मैंने? फिश। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं इन कैरेक्टर्स पे वर्क करूं और मैं देखूं कि किसके अंदर क्या है और किसके अंदर क्या नहीं है, तो देखो कैसे बनकर आएगा। क्या वर्टिबल कॉलम फिश में होती है? होती है। मंकी में होती है? होती है। मतलब कि फिश और ह्यूमंस ये क्या है? ये दोनों इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में मतलब इनका कोई ना कोई जरूर क्या रहा होगा? कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। और ह्यूमंस और मंकी में भी दोनों हैं तो इनका भी क्या रहा होगा? कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। मतलब ये तीनों, इन तीनों का क्या होगा? कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर होगा। पर सबसे इमीडिएट, सबसे क्लोजेस्ट कॉमन एंसेस्टर कौन है? मतलब इन दोनों का है या इन दोनों का है? तो ये देखते हैं। अगर मैं अगले कैरेक्टर पे आता हूं जो क्या है मेरे पास? स्किन ऑन हेयर। तो क्या ये फिश पे होते हैं? नहीं, फिश पे तो स्किल्स होते हैं, हाँ या ना। मंकी पे होते हैं? हाँ, मंकी की स्किन पे क्या होते हैं? हेयर हुआ करते हैं। और मेमोरी ग्लैंड्स, सॉरी यहाँ पे मैंने लिख दिया, इस फिश पे नहीं होते, मंकी पे होते हैं। और मेमोरी ग्लैंड्स फिश पे नहीं होते, मंकी पे होते हैं। तो मतलब ये जो फीचर्स हैं, ये तीन फीचर्स जो कैरेक्टर्स मैंने लिए हैं, ये ह्यूमंस और मंकी में क्या है? ज्यादा कॉमन है। इसका मतलब कि मंकी और ह्यूमन का कोई ना कोई क्या रहा होगा? कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। सर फिश का नहीं रहा होगा? नहीं, फिश का भी रहा होगा। इन तीनों का कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, पर वो इमीडिएट नहीं होगा, वो कुछ ऐसे होगा। आई बात समझ में? तो ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में भी कहां बताया गया था? सिस्टमैटिक्स में बताया गया था। कहां बताया गया था? सिस्टमैटिक्स में। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? पक्का है बड़े? चलो आगे बढ़ते हैं। तो टैक्सोनॉमी में जो बात करी गई वो बात करी गई किसकी? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की। तो सर हायरार्की तो तब होगी जब रैंक्स होगी। हाँ, तो यहाँ पे रैंकिंग दी गई, हर एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर रैंक दी गई। मैं समझाता हूँ आपको, देखो कैसे। इसमें जो कंसेप्ट यहाँ से बना वो बना किसका? रैंकिंग का। किसका बना? रैंकिंग का, जिसको मैं कहता हूँ क्या? डेजिग्नेशन भी कह देता हूँ। क्या भी कह देता हूँ मैं इसको? डेजिग्नेशन। और यहाँ पर क्योंकि ये डेजिग्नेशन रैंक वैंक तो यार मतलब ऑफिस में यूज होते हैं, यहाँ पे जो बोला गया वो बोला गया क्या? टैक्सॉन। क्या बोला गया? टैक्सॉन। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ रही है? देखो कितने टैक्सॉन बनाए गए? 7 टैक्सॉन बनाए गए। कितने? 7। कौन कौन सा? आप याद करो। तरीका है कैप्सोफेगस। क्या है? कैप्सोफेगस। के से हमारे पास क्या? किंगडम। पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जीनस और स्पीसीज। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो अब मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूं कहां से? स्पीसीज से। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को शुरू करते हैं। फिर हम, आपको मेरा फॉर्मूला याद है ना यार? मैंने फॉर्मूला क्या दिया था आपको टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का? फॉर्मूला क्या? बस थोड़ी सी बात है, कैप्कोफेगस। सर क्या है कैप्कोफेगस? तो उसको समझते हैं जरा। देखो यार, आप सिर्फ अल्फाबेट प्रोनाउंस कर लो। जो पहला है, पहला है हमारे पास क्या? किंगडम। ओके। दूसरा है मेरे पास फाइलम। फाइलम के बाद क्या है मेरे पास? मेरे पास नेक्स्ट आ रही है क्लास। क्लास के बाद अगला क्या है मेरे पास? ऑर्डर। ऑर्डर के बाद है हमारे पास फैमिली। फैमिली के बाद है जीनस और लास्ट में है हमारे पास स्पीसीज। स्पीसीज मतलब सबसे छोटा, सबसे एलिमेंट्री,
सबसे बेसिक जो यूनिट है इस क्लासिफिकेशन का। तो एक काम करते हैं ना, पहले स्पीसीज को ही पढ़ लेते हैं। नहीं, आ जाओ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम किसको, स्पीसीज को। क्या होती है स्पीसीज? तो यार देखो, स्पीसीज जो टर्म थी ये किसने दी थी? सबसे पहले एक टर्म दी थी जॉन रे ने। किसने दी थी? दिस टर्म वाज गिवन बाय जॉन रे। क्या पता है क्या गैस में? स्पीसीज कहता है कि कौन से लोग हैं जो एक स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, यही सवाल है। तो आप समझे जरा इसको। देखिए यार, कहता है कि दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड, जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, जो आपस में क्रॉस कर सकते हैं, दैट बिलोंग्स टू सेम स्पीसीज, बट कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इंटरब्रीड करने के बाद जो ऑफस्प्रिंग आएगा, जो क्या आएगा, जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी फर्टाइल। समझाता हूं मैं आपको। देखो, आप समझ लो कि दो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑब्वियसली बात है, एक मेल और एक फीमेल, ये दोनों क्रॉस करते हैं। और क्रॉस करने के बाद क्या आता है कि एक मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एक ऑफस्प्रिंग यहाँ पे मेरे पास प्रोड्यूस होता है। अगर तो सुन लेना, अगर तो ये ऑफस्प्रिंग क्या है, अगर ये फर्टाइल है, अगर क्या है मेरे पास ये फर्टाइल है, तो मैं बोल दूंगा कि दीज टू ऑर्गेनिजम्स और दीज टू एनिमल्स बिलोंग टू सेम स्पीसीज। किसको बिलोंग करते हैं? ये सेम स्पीसीज को बिलोंग किया करते हैं। नहीं है ये बात समझ में? मतलब कि मान लो अगर ह्यूमन और ह्यूमन रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या रिप्रोड्यूस होगा? ह्यूमन रिप्रोड्यूस होगा, तो ये ह्यूमन भी क्या होगा? फर्टाइल होगा। मतलब अगर ये फिर से रिप्रोड्यूस करना चाहे तो क्या रिप्रोड्यूस कर पाएगा? हाँ, बिल्कुल कर पाएगा। पक्का जी? बढ़ जाए। बट इस डेफिनेशन में क्या है? कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन समझ लें आप पहले तो। देखो यार, एक्सेप्शन है, आपने सुना होगा इसके बारे में, दिस इज म्यूल। सुना है? यस। म्यूल क्या है? क्या म्यूल एक स्पीसीज है? इसको समझते हैं। एक्चुअली म्यूल स्पीसीज नहीं है, म्यूल इज अ रिजल्ट ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। किसका रिजल्ट है? इट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। जब दो स्पीसीज को हाइब्रिड करा गया, मिलाया गया, तो प्रोड्यूस हुआ क्या? म्यूल। कौन कौन सी दो स्पीसीज थी आप बता सकते हो मेरे को? यस, मैं बताता हूं आपको। देखें, एक है हमारे पास क्या? हॉर्स, और एक है डोंकी। तो सुने, डोंकी मेल और हॉर्स फीमेल जब रिप्रोड्यूस करेंगे, जब ये ब्रीड करेंगे, तो प्रोड्यूस होगा कौन हमारे पास? म्यूल। पर ये जो म्यूल है, सुन लेना मेरी बात को, ये म्यूल फर्टाइल नहीं होगा, ये स्टेराइल होगा, ये इनफर्टाइल होगा। आ रही है बात समझ में? ये नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन है। हाँ, ये नेचुरल इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है, पर जो म्यूल प्रोड्यूस हो रहा है क्या है? वो यहाँ पर स्टेराइल है। पक्का? एक और एग्जांपल आपने सुना होगा इसके बारे में, हिन्नी। हिन्नी में भी क्या होता है? हिन्नी भी इज यही है, क्रॉस है किसका? हॉर्स और डोंकी का रिजल्ट है। पर जिसमें जो हॉर्स है, हॉर्स इज मेल एंड डोंकी इज फीमेल। आ रही है बात समझ में जी? पक्का? ये दोनों नेचुरल कंडीशंस में प्रोड्यूस हुआ करते हैं। एक बात और मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। एक तो आपको मैंने समझा दिया म्यूल और हिन्नी का, इसके बारे में एक और सुन लें। एक और है मेरे पास क्या यहाँ पर? टाइगन और लाइगर। सुना है आपने इसके बारे में? टाइगर और लाइगन क्या है? टाइगर में जो मेल है, सुन लेना, मैं मेल और फीमेल दोनों समझाता हूं आपको। जो यहाँ पे मेल है वो क्या है? वो है मेल है यहाँ पे टाइगर, और जो फीमेल है वो है लायन। अगर ये दोनों क्रॉस करेंगे, ये दोनों रिप्रोड्यूस करेंगे, तो क्या प्रोड्यूस होगा? तो प्रोड्यूस होगा टाइगन। और अगर मेल क्या है? अगर मेल लायन है और फीमेल टाइगर है, तो जब ये दोनों क्रॉस करेंगे तो प्रोड्यूस होगा क्या? लाइगर। क्या प्रोड्यूस होगा? लाइगर। ऑल्दो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन म्यूल या हिन्नी में से ही पूछा जा सकता है कि कौन सा मेल होता है और कौन सा फीमेल होता है। तो ध्यान रख लेना, म्यूल के केस में हॉर्स फीमेल होती है और डोंकी मेल होता है, जबकि हिन्नी के केस में बिल्कुल उल्टा है। यहां पर हॉर्स क्या है? मेल है, और डोंकी क्या है? फीमेल है। पक्का जी? बढ़ जाएं, चलें। तो आपको समझ आ गया कि क्या होती है स्पीसीज, ठीक है? एक तरह के ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू अ सेम स्पीसीज। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, टाइगर का एग्जांपल उठा लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है? तो टाइगर का मैं नाम लिखता हूं क्या? जैसे पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। पक्का जी? सुने, पहली बात तो साइंटिफिक नेम है, तो क्या होगा? ये इंडिविजुअल इंटरलाइन दोनों ये करे जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो टाइग्रिस जो है ये शो कर रहा है किसको? टाइगर को। किसको शो कर रहा है ये? हमारे पास टाइगर को। आ रही है समझ में? अब क्या हो सकता है? अब टाइगर की तरह दिखने वाले, मतलब एग्जैक्ट टाइगर तो नहीं, पर टाइगर से मिलते जुलते ऑर्गेनिजम्स और भी हो सकते हैं, होते भी हैं, जैसे लायन। हाँ या ना? तो लायन और टाइगर ये दोनों स्पीसीज तो अलग अलग हैं, ये दोनों स्पीसीज अलग अलग हैं, मैं मानता हूं उस बात को,
पर आप मुझे बताओ कि इनके बीच में सिमिलरिटी होती है? हाँ, इनके बीच में सिमिलरिटी होती है, दिखने में ये एक जैसे लगते हैं क्योंकि दे बिलोंग टू कैट फैमिली। किसको बिलोंग करते हैं? कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं। इसलिए इनको हमने उठा के रखा हुआ है कहां पर? सेम जीनस में। और इनका जीनस क्या है? इनका जीनस है यहां पर पैंथेरा। क्या जीनस है? पैंथेरा। तो मैं अगर यहां पे लिखूं कि टाइगर और लायन, अगर मैं दोनों कंपेयर करूं तो यस इनके बीच में सिमिलरिटी है। तो सुन लेना मेरी बात को, जो हमारे पास क्या है? पैंथेरा टाइगरिस एंड पैंथेरा लियो, दे बिलोंग्स टू सेम जीनस। और जीनस कौन सा आ रहा है? जीनस आ रहा है मेरे पास पैंथेरा। पक्का जी? मुश्किल तो नहीं है। अब ऐसे सिमिलर जीनस को, जैसे मैंने सिमिलर स्पीसीज को टाइग्रिस और लियो की जो सेम स्पीसीज है, इनको मैंने उठाकर एक जीनस में रखा है, तो ऐसे ही मिलते जुलते जीनस को, सिमिलर जीनस को मैं उठाकर रखूंगा, एक फैमिली के अंदर रखूंगा। सर कैसे? समझिए आप मेरी बात को। जैसे मैं बात करता हूं किसकी? टाइगर की। मैं बात करता हूं लायन की। ये तो हमने तो मान लिया कि ठीक है ये दोनों मिलते जुलते हैं। एक और एग्जांपल लें, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं इसका कैट का। सुना है आपने इसके बारे में? यस, टाइगर लायन कैट, दे बिलोंग्स टू सेम फैमिली। ठीक है, कैसे? हम क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूं, अच्छा कैट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैट का साइंटिफिक नेम होता है हमारे पास फेलिस कैटस। ठीक है, तो ये फेलिस क्या है? ये फेलिस इसका जीनस है। अच्छा, जैसे लायन का जीनस क्या है? पैंथेरा। टाइगर का जीनस क्या है? पैंथेरा। वैसे कैट का जीनस क्या है? फेलिस। पक्का? दिक्कत तो नहीं है। अब आप सुने मेरी बात, देखिए यहां पर अगर मैं टाइगर लायन को से लूं तो इनका जीनस कौन सा आ रहा है? इनका जीनस आ रहा है हमारे पास पैंथेरा। और अगर मैं कैट का जीनस लूं तो कैट का जीनस कौन सा आ रहा है मेरे पास? फेलिस। तो आप सुने मेरी बात, ये दोनों ही जीनस को उठा के मैंने रखा हुआ है कहां पर? एक फैमिली में। और फैमिली है मेरे पास फेलिडी। कौन सी फैमिली है मेरे पास? फेलिडी फैमिली। आ रही है बात? सोचिए, मतलब टाइगर लायन कैट दे बिलोंग्स टू अ कॉमन फैमिली। जो फैमिली है मेरे पास क्या? फेलिडी। पक्का जी? बढ़ जाएं। अब हम आते हैं इस पे, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस पे ऑर्डर पे। किस पे चलते हैं? ऑर्डर पे। अब देखें आप एक साइड तो कंपेयर करेंगे इसको टाइगर को, कैट को, इन सब ऑर्गेनिजम्स को। और अगर मैं एक साथ लेकर आऊं क्या? जैसे डॉग को, हाँ या ना? तो इनके बीच में कुछ सिमिलरिटी है कि नहीं है? हाँ सर, एक सिमिलरिटी है। बोथ ऑफ देम आर कार्निवोर्स। क्या है? ये दोनों कार्निवोर्स हैं। तो इनकी भी तो फैमिली होगी, जैसे इनकी एक फैमिली थी तो डॉग की भी तो फैमिली है। हाँ जी, डॉग की फैमिली है। और डॉग की फैमिली कौन सी है मेरे पास? डॉग की मेरे पास फैमिली है कैनिडी। कौन सी है? कैनिडी। और कैट की कौन सी फैमिली है मेरे पास? फेलिडी। तो फेलिडी और कैनिडी को मैंने मिला के एक ऑर्डर के अंदर पुट करा है, क्योंकि सिमिलर फैमिलीज को मैं एक ऑर्डर के अंदर पुट करता हूं। और कौन सा ऑर्डर आ रहा है यहां पर? मेरे पास आ रहा है क्या? कार्निवोरा। कौन सा ऑर्डर आ रहा है मेरे पास? कार्निवोरा। आ रही है बात समझ में? सिमिलर स्पीसीज को रखा गया एक जीनस में, सिमिलर जीनस को रखा गया एक फैमिली में, सिमिलर फैमिलीज को रखा गया एक ऑर्डर में। अब ऐसे ही सिमिलर ऑर्डर्स को रखा जाएगा एक क्लास में। कहां रखा जाएगा? एक क्लास में। मैं आपको बताता हूं कैसे। अब आप एक काम करें, आप ऐसे ले लें, जैसे टाइगर हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, ये तो एक साइड हो गए। इसके इनसे मैं कंपेयर करता हूं किसको? ह्यूमंस को, मंकीज को। भाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यस, ह्यूमंस क्या है हमारे पास? होमो सेपियंस, बिल्कुल है। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या इनके बीच में भी कुछ सिमिलरिटीज हैं क्या? बिल्कुल सिमिलरिटीज हैं। क्या सिमिलरिटी है? ये सभी क्या है? इनकी बॉडी के ऊपर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स। मतलब कि अगर मैं इस वाले ऑर्डर को लूं, मैं कंसीडर करूं, तो ऑर्डर क्या आ रहा है मेरे पास? कार्निवोरा मेरे पास ऑर्डर आ रहा है। और ह्यूमन और मंकी का लूं तो क्या आता है मेरे पास? प्राइमेटा। क्या आता है? प्राइमेटा। और भी होते हैं मेरे पास, जैसे काइरोडेरा, जिसमें हमारे पास बैट्स वगैरह आया करते हैं। तो ये इन सब के ऊपर, इन सब में क्या है? एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनका, दैट दे पोजेस मेमोरी ग्लैंड्स। तो इसलिए इनको एक क्लास में रखा गया। और क्लास आ रही है मेरे पास कौन सी? मैमेलिया। कौन सी क्लास आ रही है? मैमेलिया। यार मेरी बात याद होगी कि नहीं होगी आपको? कि सिमिलर ऑर्डर के जो मेंबर्स हैं, सिमिलर ऑर्डर्स को मैंने उठा के रखा हुआ है कहां पर? एक क्लास में। और क्लास मैंने बना दी कौन सी? मैमेलिया। आगे बढ़ते हैं। अब सुने, कहता है कि ऐसे ही कुछ क्लासेस को कौन कौन सी हो सकती है मेरे पास? मैमेलिया हो सकती है,
मेरे पास एव्स हो सकते हैं, मेरे पास रेप्टाइल्स हो सकते हैं, एम्फीबियंस हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, हाँ या ना। तो इन सबको उठा के मैंने कहां रख दिया है, मैंने रख दिया एक फाइलम के अंदर, और फाइलम को मैंने बोल दिया है क्या, कॉर्डेटा, क्योंकि इन सबके पास क्या है, वर्टिकल कॉलम है, तो उसको बोल दिया कि मैंने कॉर्डेटा। पक्का। चलें, अब ऐसे ही फाइलम्स को, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, कॉर्डेट्स या कॉर्डेटा, और मेरे पास कौन आते हैं, मेरे पास आते हैं से आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, ये सारे, इन सब को उठा के मैंने पुट करा है एक बहुत बड़े किंगडम में, जिसको बोलता हूं क्या मैं, एनिमेलिया। क्या बोलता हूं जिसको मैं, एनिमेलिया। तो यहां पर ये जो एक मिला है, जैसे एक स्पीसीज, एक जीनस, एक फैमिली, एक ऑर्डर, एक क्लास, एक फाइलम और एक किंगडम, तो ये जो इंडिविजुअली अगर मैं इनकी बात करूं तो दे ऑल आर टेक्सॉन्स। क्या है, ये सारे टेक्सा हैं। एक किसी पर्टिकुलर को उठा के मैं बोल देता हूं दिस इज अ टेक्सॉन, ये भी एक टेक्सॉन है, ये भी एक टेक्सॉन है, ये भी एक टेक्सॉन है, सारे कैसे, ये इंडिविजुअली क्या है, सारे टेक्सॉन है। और इनको मैंने एक हायरार्की दे रखी है। जैसे एक कभी भी आप कहीं पर ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में नीचे से स्टार्टिंग होती है, हाँ या ना। सबसे नीचे हमारे पास पीएनस आते हैं, पीएनस के ऊपर फिर लोअर डिवीजन क्लर्क, फिर अपर डिवीजन क्लर्क, फिर सुपरिटेंडेंट, फिर हमारे पास आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फिर डिप्टी डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर। तो कुछ इस तरह से क्या है, इस तरह से यहाँ पे भी क्या हो रखी है, हायरार्की बनी हुई है, एक टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है, जिसमें सबसे ऊपर कौन है, एनिमेलिया, फिर है हमारे पास कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के बाद मेमेलिया, कार्निवोरा, फेलिडी, पैंथेरा और टिग्रिस। मतलब कि नंबर 1 इज किंगडम, नंबर 2 इज फाइलम, नंबर 3 इज क्लास, नंबर 4 इज ऑर्डर, नंबर 5 इज फैमिली, नंबर 6 इज जीनस एंड नंबर 7 इज स्पीसीज। पक्की बात है कि नहीं है, समझ आई आपको। अब क्या करना है, आपने एनसीईआरटी के अंदर जितने भी जो भी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की दे रखी है, ज्यादा नहीं पढ़नी, जितनी एनसीईआरटी ने रखी है सिर्फ और सिर्फ आपने वो पढ़नी है, क्योंकि कभी पेपर में सवाल पूछा गया तो उसमें से पूछा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की के क्वेश्चन से ही हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं, एएफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज 2009 का क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड जेनरा इज कॉल्ड, अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड जेनरा मतलब वो जीनस जिनके बीच में क्या कुछ सिमिलैरिटी है, जो रिलेटेड है। तो आपको मैंने पढ़ाया था, याद है फॉर्मूला, कैप्कोफेगस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो जीनस के ऊपर जस्ट क्या आता है, फैमिली, तो उसका आंसर क्या जाएगा हमारे पास, ए फैमिली। आसान था कि नहीं था, आप भी बता सकते थे, बता दिया काफी बच्चों ने, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के जैसा ही, इसका आंसर आप देंगे। ये क्वेश्चन एम से पूछा गया था 2010 में। कहते थे टेक्सॉन विच इंक्लूड्स रिलेटेड स्पीसीज, रिलेटेड स्पीसीज को जो टेक्सॉन कंटेन करता है उसको कहते हैं हम क्या, वेरी गुड, क्लास, ऑर्डर, फैमिली या जीनस। सो आंसर इज डी, जीनस। आसान था कि नहीं था, आसान था। तो ऐसे आसान सवाल आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है नीट कर्नाटका में, कब, 2013 में, 2013 में। देखें सवाल, कहता था मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टमाटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। कहते हैं कि टमाटो और पोटैटो के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होंगे वो किस लेवल पे, वो किस टेक्सॉन में सबसे ज्यादा कॉमन हो सकते हैं। यहां पे बोला गया फैमिली, ऑर्डर, डिवीजन और जीनस। अब आप सुने मेरी बात, देखें, कहता है कि सिमिलैरिटी तो होगी। अब आप कुछ भी देख लें, आप किंगडम देख लें, फाइलम देख लें, क्लास देख लें, ऑर्डर देख लें, जीनस देख लें, फैमिली देख लें, स्पीसीज देख लें, कुछ भी देख लें, क्या होंगे, कैरेक्टर्स तो कॉमन होंगे। पर सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स कब कॉमन होंगे, जितना वो लोअर रैंक पे होगा। क्योंकि किंगडम तो सबसे ऊपर आ जाएगा, उसके बाद आएगा फाइलम, फिर आएगा क्लास, फिर आएगा ऑर्डर, फिर आएगा फैमिली, फिर आएगा जीनस और फिर आएगा लास्ट में स्पीसीज। सही है। तो सबसे ज्यादा सिमिलरिटी कहां पर होती है, विद इन अ स्पीसीज, उसके बाद विद इन अ जीनस, देन विद इन अ फैमिली। तो यहां पर आंसर क्या जाएगा, हमारे पास आंसर जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज फैमिली। आसान था कि नहीं था, आसान था। लॉजिक पता होना चाहिए सवाल निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको मैंने जो ऑर्डर अभी बोला था उसी पे ही बेस्ड है। ये केरला पीएमटी का क्वेश्चन है 2014 का। देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑफ प्लांट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से शुरू करते हुए छोटे तक आना है।
या छोटे शुरू करते हो बड़े तक जाना है? नहीं। तो मतलब जो ऊपर से नीचे आ रहा है वही क्या है, वही सही है। तो केरला पीएमटी में 5 ऑप्शन आया करते थे, ए बी सी डी और ई। तो आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा सही है। तरीका क्या होना चाहिए? तरीका होना चाहिए हमारा किंगडम, किंगडम के बाद होना चाहिए फाइलम। अरे यहाँ तो डिवीजन लिखा हुआ है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए प्लांट्स के अंदर ना फाइलम की जगह हम डिवीजन लिखते हैं, तो जहां पे फाइलम है बस वहां पे आप क्या कंसिडर कर लें, डिवीजन कंसिडर कर लें। तो क्या आएगा? फैमिली। सबसे पहले क्या आएगा? किंगडम, किंगडम के बाद आएगा क्या? डिवीजन, डिवीजन के बाद क्या आएगा हमारे पास? क्लास, क्लास के बाद क्या आना चाहिए? कैप्स को, CO ऑर्डर, फिर फैगस, F से फैमिली, देन जीनस और देन स्पीसीज। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सही है? पक्का? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास नीट 2016 का फेज 2 का क्वेश्चन, नीट फेज 2 2016। उस साल इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए थे। तो देखते हैं, कहता है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 फॉर हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई बोल दिया उसने, हाउस फ्लाई जानबूझ के बोला क्योंकि हाउस फ्लाई एनसीईआरटी में दे रखा है। सही है? क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 में क्या दे रखे हैं? कुछ कोड्स दे रखे हैं, उनको क्या करना है? उन्हें हमने मैच करवाना है। ठीक है, तो मैं पहले कॉलम 1 ही पढ़ता हूं। दे रखा है फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम। और क्लास कॉलम 2 में दे रखा है हमारे पास डिप्टेरा, आर्थ्रोपोडा, और क्या दे रखा है हमारे पास? मस्कीडी, और लास्ट में दे रखा है हमारे पास इंसेक्टा। सही? तो आप बताएं मुझे, अच्छा कैसे शुरू करेंगे आप? आपको पता है कि जो मस्कीडी है वो क्या है? वो हमारे पास एक फैमिली है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है हमारे पास डिप्टेरा। क्लास कौन सी है? क्लास है हमारे पास इंसेक्टा। और फाइलम है आर्थ्रोपोडा। तो कौन सा गया? ऑप्शन गया ए का 3rd, बी का गया 1st, सी का गया 4th और डी का गया हमारे पास 2nd, मतलब फाइलम है आर्थ्रोपोडा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आसान था कि नहीं था? आसान था। दूसरा सवाल भी देख लेते हैं, इस साल पूछा गया था। इससे मैं आपको 1-2 बातें और भी बता देता हूं। सवाल है स्टडी द 4 स्टेटमेंट्स A to D, अच्छा, गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वंस आउट ऑफ देम। अच्छा 4 स्टेटमेंट दे रखे, कह रहा है 4 में से किन्हीं 2 स्टेटमेंट को चूज करो। कर लेते हैं। कहते हैं डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। सही है कि नहीं है? सही है। सुने आप मेरी बात, आपको जो मैंने जॉनरे बोला था, मैंने बोला था कि उन्होंने बताया था कि स्पीसीज, सबसे पहले जो वर्ड कॉइन किया था वो किसने किया था? वो जॉनरे ने किया था। पर जो डेफिनेशन दी किसकी बायोलॉजिकल स्पीसीज, वो किसने दी? वो दी हमारे पास अर्नेस्ट मेयर ने। तो ये वाली बात सही है। तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। स्टेटमेंट भी कह रहा है फोटो पीरियड डज नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। नहीं करता है, इट फोटो पीरियड डज अफेक्ट द रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सी कह रहा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय R.H. विटेकर। सही है? गलत है? गलत है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कार्लोस लिनियस। और डी कह रहा है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। सही है। 2 तो वैसे भी सही होनी थी। तो ए और डी दोनों ही क्या है? सही है। तो ऑप्शन क्या हमारे पास? सी। तो सी इज ए एंड डी। पक्का है कि नहीं है? अब आप मुझे बताओ। आगे चलें? चलो 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, आसान आसान सवाल फटाफट देखते हैं। कहता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय लिनियस। सही था। यूपीएससी पीएमटी क्वेश्चन 2008 का। उसके अलावा क्वेश्चन दे रखा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, ये तो मैं आपको करवा ही चुका हूं। इसका आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन बी, दैट इज लिनियस। फिर है सिस्टेमा नेचुरा वाज रिटन बाय। मैं पढ़ाते हुए मैंने बताया था आपको किसने लिखा था इसको। दिस बुक वाज रिटन बाय कार्लोस लिनियस। तो अगेन ऑप्शन कार्लोस लिनियस, डी इज करेक्ट। ठीक है, आगे आते हैं। कहता है द टर्म टेक्सोनॉमी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। कहता है जो टेक्सोनॉमी जो टर्म है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? अब यहाँ पे कार्लोस लिनियस नहीं जाएगा आंसर, यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर है हमारे पास ए, हमारे पास कैंडोले। क्या नाम ऑप्शन है हमारे पास? ए। कैंडोले ने क्या करा था? सबसे पहले टेक्सोनॉमी को हमारे पास इंट्रोड्यूस किया था। सही है। आगे आते हैं। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? सवाल है, तो आंसर इसका अगेन कार्लोस लिनियस। ऐसे सिंपल क्वेश्चन ये बार बार पूछे जा रहे, रिपीट हो रहे हैं हर पेपर में। आपने इन्हीं पे ढंग से पढ़ लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है इन फ्यूचर भी क्या कर जाए, रिपीट कर जाए। आगे सवाल दिखा रहा हूं मैं आपको, नीट फेज 1 का 2016 का सवाल था। कहते हैं नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल। में आपकी यहाँ पे रूल पढ़ाने के लिए वाला सवाल उठाया मैंने आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्ररी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर के हमारे पास 4 रूल हुआ करते हैं। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मैं आपको समझा भी दूंगा। उनमें से पूछा, इनमें से गलत कौन सा है? ठीक है, द नेम्स आर रिटन इन लैटिन, आर एंड आर इटैलिसाइज्ड। मतलब कि
उनको इटैलिक्स में लिखा जाता है और लैटिन ओरिजिन होता है उनका, ठीक है, लैटिन में लिखा जाता है, सही बात है। व्हेन रिटन बाय हैंड, जब हाथ से रिटन लिखे जाते हैं, द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन, जब हाथ से लिखे जाएंगे तो नाम को क्या करा जाएगा, इंडिविजुअली अंडरलाइन किया जाएगा। जैसे आपको मैंने कहा था, याद है, पैंथेरा टिग्रिस जब मैंने लिखा था, मैं बार बार टिग्रिस बोलता हूं उसको, तो क्या हुआ था, तो मैंने दोनों को सेपरेटली क्या करा था, अंडरलाइन किया था। तो ये वाली बात भी क्या है, सही है। अच्छा, सी को छोड़ दो, एक मिनट डी पे आ जाओ। क्या कहता है, फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड द सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। सही है, नहीं है, बिल्कुल सही है। जैसे हमारे पास पैंथेरा टाइग्रिस था, पैंथेरा टाइग्रिस में जो पैंथेरा था वो शो करता था जीनस को, जिसमें हमारे पास पैंथेरा लियो भी आ सकता है, हमारे पास पैंथेरा टाइग्रिस आता था, ठीक है। और जो टाइग्रिस था वो किसको रिप्रेजेंट करता था, वो रिप्रेजेंट करता था हमारे पास स्पेसिफिक एपिथेट को। तो ये वाली बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो अब स्टेटमेंट सी पढ़ते हैं, कहता है बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। ये वाली बात क्या है, गलत है, किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिखे जा सकते, दे मस्ट बी रिटन इन, कौन सी लैंग्वेज में, लैटिन में होने चाहिए, लैटिन ओरिजिन होना चाहिए। अगर लैटिन ओरिजिन नहीं है तो उनको लैटिनाइज्ड किया जाता है। पक्की बात है। हुए कि नहीं हुए सारे सवाल, हो गए, तो उसका आंसर क्या है हमारे पास, सी। बढ़ जाएं आगे, चलें।